सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि हम आज लेट हो गए। मैंने राजीव जी से बताया भी था कि भाई जो वीकडेज हैं बहुत बिजी रहते हैं, तो कुछ कोई पर्सनल काम कुछ होता है तो वो सैटरडे और संडे के लिए, स्पेशली संडे के लिए सिर्फ होता है। बट मैं उनको फिर मना नहीं कर पाया और जो काम थे जल्दी से निपटा कर फिर आपके बीच यहाँ आ पाया। एक बार फिर मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं अपनी बात एक कोट से शुरू करना चाहूँगा। ज़मीन पर बैठे बैठे तू क्या आसमान देखता है, खोल पंख और उड़ जा, ये ज़माना बस उड़ान देखता है। आज यहाँ पे इतने प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छे सोशल मैसेजेस दिए। एक बहुत ही क्या कहते हैं सोशल एज वेल एज स्पिरिचुअल नेशनलिस्ट एक इवेंट यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, हर चीज़ की झलक थी। जो ये हमारे बच्चे हैं, जब हम कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो बात इसलिए है क्योंकि जब बच्चे ना एक क्लीन स्लेट होते हैं, ये जो समाज, पेरेंट्स, टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब जो उस स्लेट पे हम लिखते हैं ना, आगे जाके जो ये पर्सनैलिटी बनती है वो इसी से बनती है। बट ये बचपना बहुत ही इनोसेंट होता है। जो आप इनको सिखाओगे, जैसा रास्ता आप दिखाओगे, जो एग्जाम्पल आप सेट करोगे, वही वो बच्चे आगे जाकर करेंगे। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उनको कैसा एक प्लेटफॉर्म देते हैं, कैसे उनको मोटिवेशन देते हैं, किस दिशा उनको हम लेकर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें पेरेंट्स की और टीचर्स की होती है। आज यहाँ पर सारे पेरेंट्स मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने ऐसा बढ़िया प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया। इतने ज़्यादा बच्चों को आपने मौका दिया। ये बात सिर्फ इस मौके की है कि हर बच्चे को कहीं ना कहीं हमने इन्वॉल्व करना है और उसे समाज में जुड़े रहने का हमने मैसेज देना है। आज के टाइम में जो ये सोशल मीडिया और फोन्स एक तरह से हमारे यूथ को ना इस सच्चाई से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। देखा जाता है बच्चे आजकल कुछ खाना है तो हाथ में फोन चाहिए, पढ़ना है जी उससे पहले आप ये बताओ कि फोन कब दोगे, टीवी कब चलाओगे, आप इतनी देर फोन दोगे, इतनी देर में पढ़ाई करूंगा, कम देर फोन दोगे मैं कम पढ़ाई करूंगा। तो ये बहुत ही ना, हम वैसे तो डिजिटल इंडिया और एआई और ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, पर उसके जो दुष्प्रभाव है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चे को कैसे बचाना है। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे के हर बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, उसे देखें कि वो किस दिशा में जा रहा है। क्या वो पढ़ाई की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, आर्ट कल्चर की तरफ पूरी तरह से अपना जो डेडिकेशन दे रहा है, कितना उसका एक माइंडसेट है ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में। क्योंकि यही कुछ लक्षण है जो हमारे बच्चे के समाज से डिस्कनेक्ट होने के जो है एक प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसे स्पोर्ट्स, कल्चर, फिटनेस, इन सब में एंगेज करें। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ज़रूरी है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। आप लोग ये कोई वैसा नहीं कि मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको अपने बचपन और अपने स्कूल के टाइम की बात बताऊँ। मैं कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। मैंने कभी किसी भी क्लास में कभी भी टॉप नहीं किया। हालांकि मेरी वाइफ ने कई बार स्कूल में, कॉलेज में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए, स्कूल में टॉप भी किया है। मैंने कभी टॉप नहीं किया। मेरी मैक्सिमम परसेंटेज 70, 75, 72। मेरी टेंथ में हिंदी में मैं जस्ट पास हुआ। कॉलेज में भी एक एग्जाम में 50 नंबर पासिंग थे, मेरे 50 ही नंबर आए। तो ये कहना कोई
सही बात नहीं होगी कि सिर्फ जो क्लास में टॉप ही करता है ना वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर मैं कुछ अचीव कर सकता हूं तो यहां बैठा हर बच्चा उस चीज को अचीव कर सकता है। और मैं जो अब बात बताने जा रहा हूं, मेरी वाइफ उसका क्लियर सबसे बड़ा एविडेंस और विटनेस है। स्कूल में, कॉलेजेस में जब एग्जाम होता था तो मैं स्पोर्ट्स में और इस सब चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रहता था। कभी कुछ खेल रहे हैं, कभी कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी कहीं कुछ कर रहे हैं। तो जब एग्ज़ाम आते थे ना, एग्ज़ाम के एक रात पहले मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करता था कि भाई कल कौन सा एग्ज़ाम है। तो वो बताता था जी कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है। मैंने कहा अच्छा, तो भाई कहाँ से पढ़ना है? भाई इस बुक से पढ़ना है। मैंने कहा पूरी बुक तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, कोई नोट्स है? भाई ये नोट्स है, जल्दी से उसके घर जा, फोटोकॉपी करा ले और पढ़ाई शुरू कर। मैंने कहा नोट से भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई होगी नहीं, तू खुद मुझे ना जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो समझा दे, बस मैं वो करके सुबह जाके पेपर दे दूंगा। तो रात को लेके तो बैठ गया, जितनी देर तक पढ़ पाया पढ़ लिया, सो गया। सुबह उठा, दोस्तों को बोला भाई जल्दी आना कॉलेज में या स्कूल जहाँ भी, आकर मुझे थोड़ा सा पढ़ा देना वरना मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो वो आते थे, मुझे पढ़ाते थे और किसी तरह से जो जो उन्होंने बताया अच्छे से उसको समझा और जाके एग्जाम में लिख दिया। और किस्मत थी कि पास हो जाता था हर बार। पर पास होना मेरी लाइफ का लक्ष्य नहीं था। पास होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में अपने उस गोल को समझना। जब मैं 11th-12th में था, मैंने अपने फादर साहब से पूछा 10th में, पापा क्या करना है? तो मेरे पापा ने बोला मुझे कि बेटा आजकल ना इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप है, कंप्यूटर का बड़ा स्कोप है, तू नॉन मेडिकल ले ले। मैंने ठीक है पापा। मैं नॉन मेडिकल किसी तरह 10th में 70% आई थी तो स्कूल वालों ने दे दिया। तो 11th-12th हुई खत्म, मैंने कुछ पढ़ाई तो ज़्यादा करी नहीं थी। तो मैंने कहा कि पापा अब 12th होगी, अब क्या करना है? बेटा सारे एंट्रेंस एग्जाम लिख दे, IIT का लिख दे, DC का लिख दे, NIT लिख दे, अपना AIEEE लिख दे, सब लिख दे। सारे लिख दिए, मैं किसी में पास नहीं हुआ, एक में भी पास नहीं हुआ। अब मैंने कहा पापा अब क्या करूँ? कह रहे क्या करेगा बेटे? अब मैंने कहा पापा 1 साल ड्रॉप करता हूँ और मेहनत करता हूँ। कहते नहीं, तो 1 साल में तू मेहनत करेगा नहीं करेगा तेरे से क्लियर नहीं होगा। एक कॉलेज है उसमें मैं तेरे को मैनेजमेंट में सीट दिलवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है पापा करवा दो। तो मैंने मैनेजमेंट में डोनेशन देके मेरा एडमिशन हो। बहुत ही एवरेज कॉलेज हुआ, बहुत एवरेज। फिर मैं और मेरे वाइफ वही कॉलेज में मिले। अब इसकी मार्क्स थे बहुत ज़्यादा, इसको और अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, बट फिर भी इसने पता नहीं क्यों सेम ही कॉलेज चूज करा और हम साथ में रहे। तो आखिरी साल में ना इसने मुझे एक बार बताया कि यार मैं ना UPSC के लिए प्रिपेयर करने चाहती थी। मैंने कहा ये क्या भला है, UPSC क्या होता है? मतलब मेरे को इतना इग्नोरेंट था मैं कि मुझे ये भी नहीं पता था UPSC क्या होता है, IAS IPS क्या होता है। इसने मुझे पहली बार बताया कि यार ये एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आप ना या तो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन सकते हो या डिस्ट्रिक्ट के SP बन सकते हो, और बहुत लोगों के लिए काम करने का सोसाइटी में बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। क्योंकि इनके फादर साहब पुलिस में थे तो शी न्यू एवरीथिंग। तो तब मैं इसका मजाक बनाता था, क्या ये एग्ज़ाम छोड़ो ना, क्या करना है, कुछ नहीं होता। तो लाइफ ने फिर एकदम मुझे असलियत दिखाई। जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, 1-2 जगह इंटरव्यू दिया, मेरा क्लियर हुआ, बट मैं कहीं ज्वाइन नहीं कर पाया। अब ज्वाइन नहीं करा, पर लाइफ में मैंने एक चीज को जरूर ठाना हुआ था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। मैं अपने फादर साहब से अब पैसे ले लूंगा किसी भी हाल में, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होऊंगा, जो करूंगा अपने दम पर करूंगा, चाहे महीने के 5,000 ही सैलरी क्यों ना हो। तो मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। वहां जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम को मैंने वेस्ट किया है। मैं आज चाहता तो मैं कहीं और हो सकता था, बट मेरी लापरवाही ने और मेरी जो एजुकेशन, पढ़ाई, इस सब के प्रति जो मैंने इग्नोरेंट
जो बिहेवियर रखा था ना, उसकी मुझे आज सजा मिल रही है। कि मैंने सोचा तो ये था कि मैं अपने फादर का नाम रोशन करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा लाइफ में कि वो याद रखे कि उनके बेटे ने कुछ उनका नाम ऊंचा किया है। और मैं ये चाहता था कि मुझे उनके नाम से नहीं, उन्हें मेरे नाम से जाना जाए, मैं ऐसा कुछ करूं। बट मैं फंस गया, अब कुछ जॉब नहीं, कुछ नहीं, क्या करूं लाइफ में। तो उस कॉल सेंटर में बैठ के मैंने बहुत सोचा। 6 महीने जब मैंने वहां काम किया, फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि नहीं, अब होश में आने का टाइम हो गया। अब अगर मैंने नहीं कुछ एक्शन लिया या लाइफ में मैंने आज अपने पैशन को, अपने लाइफ के गोल को नहीं रियलाइज किया, तो मैं जिंदगी भर पीछे रह जाऊंगा। जो मेरा ये सपना है, जो मेरा ड्रीम है ना, कि अपने पेरेंट्स का मुझे नाम रोशन करना है, वो एक ड्रीम ही रह जाएगा। तब मैंने धीरे धीरे गवर्नमेंट के एग्जाम्स देखे, उनको अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ाई करी। एक मेरा पीएसयू का एग्जाम क्लियर हो गया। तो मैंने अपने वाइफ को भी कमिट किया हुआ था, क्योंकि इसकी फैमिली भी गवर्नमेंट जॉब से थी। तो अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता तो हमारी शादी नहीं होती। तो उसको भी कमिटमेंट किया हुआ था मैंने। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। तो मेरा एक एग्जाम क्लियर हो गया, मैंने उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद एक दिन वहां पर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर आए। तो मेरे चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर सारे जा रहे हैं, उनको रिसीव कर रहे हैं, प्रोग्राम करा हुआ बड़ा सा, ऐसा ही एक इवेंट चल रहा है। तो मैं कहीं कोने में दूर बैठा, मैं ये क्या हो रहा है भाई, कौन आ गया ऐसे, चेयरमैन से भी सीनियर कौन है ये। तब उन्होंने बताया जी हमारी मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और ये आईएएस ऑफिसर हैं, और काफ़ी यंग ऑफिसर थे वो उस टाइम। तो मैंने कहा ये क्या पोस्ट होती है जो मतलब इतने बड़े हमारे कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी के चेयरमैन से भी सीनियर पोस्ट है, क्या है ये। फिर मैंने जब पढ़ा कि ये तो आईएएस ऑफिसर है, तब आके मैंने अपने वाइफ से बात करी। मैंने कहा यार तूने याद है कॉलेज में मुझे बताया था एक यूपीएससी का कोई एग्जाम होता है, उसमें आईएएस बनते हैं और डीसी बनते हैं। आज मेरे ऑफिस में कि ऐसे एक आए ऑफिसर। तो मैंने उस टाइम मैंने ठान लिया कि यार मुझे दिख गया, मुझे समझ आ गया मुझे लाइफ में क्या करना है। अब मैंने इसको बताया है, इसको भी लगा कि यार एकदम से इसको क्या हो गया कि आईएएस बनने के लिए क्या इसमें जोश आ गया इसमें। मैंने कहा नहीं, मुझे अब पीएसयू में नहीं जाना, मुझे आईएएस ही बनना। फिर मैंने अपने फादर साहब से डिस्कस किया। मैंने कहा पापा अब ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ, अब आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया है, आगे भी मेरा साथ दो, मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपने मदर को बताया, सिस्टर्स को बताया, सपोर्ट सबने किया, कहा जो तुझे करना है तू कर ले। बट रिश्तेदार, रिलेटिव्स कई ऐसे थे, वो कहते हैं यार कुछ नहीं कर पाएगा ये कहने की बात है, अच्छी खासी जॉब है, उसको भी खराब कर देगा ये, ऐसे थोड़ी क्लियर हो जाता है यूपीएससी, जिंदगी में कभी ये 70% तो इसके आए नहीं, कहाँ से बन जाएगा ये आईएएस। तो वो बात मुझे चुभ गई। मैंने कहा अच्छा अब मैं साबित करता हूँ कि कैसे बनते हैं आईएएस। फिर मैंने ना अपने ऑफिस में पढ़ाई करना शुरू किया, ऐसे ही थोड़ा बहुत ना, अभी वो जोश नहीं आया था। फिर मुझे पता चला मेरे ऑफिस में भी एक मेरे कोलीग है, वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई मैं भी ना यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो आप मुझे प्लीज गाइड करो। उन भाई साहब का भी यही जवाब कि तेरे बस का नहीं है। मैंने कहा यार मेरे यहाँ लिखा हुआ है क्या मेरे बस का नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे बस का नहीं है। अब मैं साबित करता हूँ कि कैसे क्लियर होता है यूपीएससी। फिर मैंने अपनी जॉब को मैंने लीव डाली और मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी। उस दौरान हमारी शादी भी हो गई। अब आप सोचो लाइफ में मेरे फादर साहब का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेरे मदर की भी लेग्स में बहुत प्रॉब्लम हो गई, शादी भी हो गई। अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, पर मैंने अपना डिसीजन ले लिया था कि मुझे आईएएस करना ही करना है। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, शादी के 15 दिन बाद ज्वाइन करी। अब वहां जाऊं तो मेरे आगे आईआईटी का बंदा बैठा है, इधर आईआईएम का बंदा बैठा है, पीछे सीए का टॉपर बैठा है, साइड में एम्स का टॉपर बैठा है। और मैंने कहा ये इतने सारे टॉपरों के बीच में मैं तो नन्ही सी जान फंस गया, मैं तो कैसे क्लियर होगा एग्जाम। ये लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं, मैं बुक खोलता हूँ मेरे को आधे घंटे में नींद आने लग रही है, कैसे चलेगा ये काम।
फिर मैंने खुद को धीरे धीरे समझाया कि नहीं, ऑल इज वेल, होएगा, होगा। पहले मुझे खुद मानना है कि ये होगा। धीरे धीरे आधा घंटा शुरू किया, फिर 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। धीरे धीरे मेरा रूटीन बनने लग गया, मुझे मजा आने लग गया, मुझे मेरा गोल बहुत क्लियरली दिखने लग गया कि अब मुझे इस एग्जाम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और जब तक आप लाइफ में, जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, जब तक अर्जुन की तरह आपको वो मछली की आंख नहीं दिखेगी, तब तक आप निशाना नहीं मार सकेंगे। जब पांडवों से पूछा गया ना, युधिष्ठिर से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, उन्होंने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, पक्षी पेड़ पे बैठा हुआ है मुझे दिख रहा है। भीम से पूछा, वो कह रहा है मुझे डाल के ऊपर पक्षी दिख रहा है। जब अर्जुन से पूछा, उसने कहा मुझे सिर्फ आंख दिख रही है। तब उन्होंने बोला कि अब निशाना लगा। जब तक कि वो आंख आपको नहीं दिखेगी, हम लाइफ में भटकते रहेंगे। और वो आंख सिर्फ एक अच्छा पेरेंट, एक अच्छा टीचर ही अपने बच्चे को दिखा सकता है। तभी आज भी हम गुरु में बोलते हैं तो द्रोणाचार्य जी को और अर्जुन को, शिष्य को सबसे बड़ा दर्जा देते हैं, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को रास्ता दिखाता है, वो आंख दिखाता है जिसपे वो अपना निशाना साध सके। मेरे लाइफ में बहुत गुरु हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे वाइफ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त। अब जब मैंने पढ़ाई शुरू करी लाइब्रेरी में, मैंने अपने फ़ोन को साइड रख दिया। कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई ट्विटर नहीं, इंस्टाग्राम, कुछ नहीं। मुझे पता था कि ये मेरा ध्यान भटकाने के लिए। मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया, यार जब तक मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा ना, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तुमने जो मिलना है मिलो, जो करना है करो, मुझे मत बताओ। मैंने फ़ोन साइड पर रख दिया। मेरी सारी जो लाइफ की सेविंग्स थी, मैंने अपने कोचिंग में, टेस्ट सीरीज में, सब में उड़ा दी। फिर एक टाइम आ गया, मैंने वाइफ से पैसे मांगता था, यार आज मुझे 200 रुपये दे दो, मुझे चाय पीनी है, तो शाम को कुछ खाना है। ये खुद कॉलेज में लेक्चरर थी और मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो ये शादी हुई थी नहीं, ये तैयार होकर आती थी, मैं ऐसे ही टी शर्ट पहन के, शॉर्ट्स पहन के और चप्पल पहन के। अब क्या हुआ कि टी शर्ट भी फट गई एक दिन ना मेरी, तो ये मुझे कह रही है अब तू ये ले, नई टी शर्ट है, इसको पहन ले। मैंने कहा जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करूंगा ना, मैं नई टी शर्ट नहीं पहनूंगा। इसको रफू करा दो, जो करना है करा दो, मैं ऐसे ही पहनूंगा। नया कपड़ा अपने पैसे से लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। चप्पल टूट गई, मैंने कहा चप्पल जुड़वा दो, मैं नहीं पहन, मैं खरीदूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, वो सनक थी दिमाग में कि जब तक होगा नहीं तब तक कुछ नया लूंगा नहीं। जो जिसको समझना है समझते रहे, आई डोंट केयर। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। लोगों को माइंड से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो सोचता है सोचता रहे, यार हमें क्या करना है। मुझे ये पता ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब जंग तो मेरे दिमाग में है। ये कहे कि यार ये फटी टी शर्ट और चप्पल में घूम रहा है, घूम रहा हूं भाई, मेरी मर्जी है ना, मुझे डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। अगर मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं एक एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं, तो मैं नई टी शर्ट और नए शूज के लायक भी नहीं हूं। तो मैंने इसको ये बताया, ये भी मुझे कहती है यार क्या कर रहा है, तो ये सब जरूरी नहीं है। मैंने कहा लोगों के लिए जरूरी नहीं है, मेरे लिए जरूरी है। यही कुछ चीजें जब अपनी लाइफ में हम ठान लेते हैं ना कि जब तक मैं अपने आप को वो गिफ्ट नहीं दूंगा, जब तक कि जो मैंने ठाना है वो मैं अचीव नहीं करता। जब तक ये सनक, ये पैशन, ये जुनून इस जनरेशन में नहीं आएगा, यूथ में नहीं आएगा, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आज के टाइम में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बढ़ता हुआ जो सोशल मीडिया का ट्रेंड, बच्चों में वो कंपैरिजन लेकर आ रहा है। वो कुछ भी शुरू करने से पहले इतना कुछ कंपेयर कर लेते हैं दुनिया से कि यार ये तो बन गए, मैं कैसे बनूंगा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे 95% चाहिए थी, मेरी 85% आई, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये चीज़ें आगे आने वाले टाइम में अनहेल्दी जो कंपटीशन है ना, वो बच्चों में डिप्रेशन और ड्रग्स की ओर बच्चों को लेके जाए।
हमें आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दें, ऐसी सीख दें, ऐसा एग्जाम्पल सेट करें। अगर हम खुद पूरे दिन फ़ोन पे लगे हैं तो हम बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो फ़ोन ना मांगे। हम खुद पूरे दिन टीवी देख रहे हैं, अपने कामों में लगे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है कि बच्चे वो एग्जाम्पल हमारा ही देखेंगे ना? तो हमें जब तक अच्छा एग्जाम्पल हम नहीं सेट करेंगे, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारी कही हुई बात को या हमारे दिए हुए जो उनको हम समझाना चाह रहे हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको अच्छे से लें। तो मैं आज सभी टीचर्स को और पेरेंट्स को बस इतनी अपील करूँगा कि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए उसके आज पे फोकस करें, उसको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दें जहाँ पे वो अपने हुनर को दिखा सके, ग्रुप एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनाएं, रेगुलर किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करें। सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है। एक बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना, उसको ज़िंदगी की रेस के लिए ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। और वो ग्रूमिंग ग्रुप से आएगी, सोशल लाइफ से आएगी, जब वो फ़ोन के बाहर अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलेगा, डांस करे, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जब तक ये चीज़ें हम उनको नहीं देंगे ना, वो धीरे 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 अपने सोसाइटी से रिसीड होकर अपने ही एक इमेजिनरी दुनिया में खो जाएंगे, और फिर उनको उस फोन, लैपटॉप, आईपैड, इन सब से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की जो ये होड़ लगी है ना, जो लाइक्स, फॉलो और कमेंट, ये वो इन्फ्लुएंसर बनना है सबने और सबको सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रहना है। अपनी एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं है, बट दिखाना सबको सब कुछ ये है कि सब बेस्ट चले। इस होड़ में ना हम एक्चुअल में अपने यूथ को, अपने बच्चों को एक गलत एग्जाम्पल सेट कर दें। तो आज इस स्टेज से मैं बस यही कहना चाहूँगा, ऐसे ही हमारे बच्चे आगे बढ़े, एजुकेशन में ही नहीं, आर्ट्स, कल्चर्स, फिटनेस, स्पोर्ट्स, इन सब में हमारा नाम रोशन करें। हम 140 करोड़ जनता, उसके बाद भी 10 मेडल तक हम ओलंपिक्स में नहीं ला पाए। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि कमी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। उस प्रॉब्लम, उस जड़ को हमें समझना पड़ेगा। क्यों हमारे जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब ग्लोबल compete नहीं कर पा रहे, उस चीज को समझना पड़ेगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि आज जितने भी स्टूडेंट्स जीते उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नहीं जीत पाए मैं उनको बस यही कहूँगा कि इंसान या तो जीतता है या सीखता है। तो जब तक आप जीत नहीं रहे, सीखते जाओ, सीखते जाएंगे, एक ना एक दिन आप जरूर जीतेंगे। और आप लोग हमारे देश का भविष्य है। इस आपके ही आगे आने वाले टाइम में आपका ही जमाना होगा, तो वो आपने देखना कि आप कैसा सेट करते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।